बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 बस कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है और यह कुछ दिन कितना जल्दी निकल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है या फिर जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के कुछ वैसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा परीक्षा आसान हो जाए तो आज का यह वीडियो आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले सबसे पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिस तरह से आज हम आपको विज्ञान का क्वेश्चन दे रहे हैं सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में टकराने वाला, वैसे सभी विषय का प्रश्न हम आपको देंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि सभी विषय का प्रश्न हमें मिले तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुल 80 प्रश्न हम आपको आज देने वाले हैं और इसी 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न आपके परीक्षा में बनाना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोग फटाफट से आंसर बताते चलिए नीचे कमेंट में। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र आप लोग जरूर याद किए होंगे, तो जल्दी से बताइए इसमें से दर्पण का सूत्र कौन है? तो दर्पण का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं कि 1/v + 1/u = 1/f होता है, इसलिए दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, टिंडल का प्रभाव देखा जाता है। जल्दी से बताइए टिंडल का प्रभाव कहां देखा जाता है? अच्छा आप लोग बताइए कि टिंडल प्रभाव होता क्या है? जैसे आप लोगों का घर का दरवाजा बंद होता होगा, खिड़की भी बंद रहता है, और अगर खिड़की से थोड़ा सा आप लोग देखते होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वह दिखाई पड़ता है, या फिर आप लोग जंगल में कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि पत्तियों के बीच से सूर्य का प्रकाश नीचे धरती तक आता है। तो आप लोग देखते हैं कि पत्तियों के बीच से जो होते हुए प्रकाश नीचे तक आता है उसमें बहुत सारे धूलकण और पानी के कुछ बूंदे दिखाई पड़ते हैं। तो वही जो प्रकाश आता है पत्तियों के बीच से उसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, और यह मुख्य रूप से जंगलों में देखा जाता है। तो तीसरा का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बताइए तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो हमारे आंखों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। 5 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा यानी कि आई का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए 6 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा 2 एम्पियर। 6 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यह जितने सारे भी प्रश्न हैं सभी का हम विस्तार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो यदि आप लोगों को बेहतर रूप से समझना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक सामान खरीदने के लिए जाते होंगे तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस का साइन रहता है, लेकिन कौन सा ऐसा उपकरण है जिस पर यह प्लस माइनस का साइन नहीं रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडली। ध्यान रखिएगा कुंडली पर धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है कि बहुत कम होता है कि 3 एम्पियर के 4 एम्पियर? जल्दी से बताइए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बहुत अधिक होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। चलिए अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि जो नए स्टूडेंट हैं अभी अभी हमारे पास जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। तो आप लोग फटाफट से जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए और जो नए स्टूडेंट होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सुपर हॉट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने। 9 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस
लेंस सभी जगह समान मोटाई का होता है, कि बी ऑप्शन है कि बीच की अपेक्षा किनारों का भाग मोटा होता है, कि सी नंबर ऑप्शन है कि किनारों की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताइए। तो आप सभी लोगों को पता है कि उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ, उत्तल मतलब उभरा हुआ, यानी कि जिसका बीच का भाग उभरा हुआ होता है, और उभरा हुआ कहने का मतलब कि उठा हुआ। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कह रहा है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा यानी कि बीच में उभरा हुआ है। तो 10 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो आप सभी लोग पढ़े हैं कि m बराबर v/u होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। फोकसांतर यानी कि f और वक्रता त्रिज्या यानी कि r। तो आप लोग बताइए f और r में क्या संबंध होता है? हम आपको बता चुके हैं कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। कैसे? क्योंकि f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, r बराबर 2f ए नंबर ऑप्शन में है कि नहीं है? तो 12 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो इसका जवाब तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। 13 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? 14 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द ईयर। जल्दी से बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, रेटिना पर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस चीज पर आधारित होता है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 का सी ऑप्शन सही होगा, चुंबकीय प्रेरण पर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 15 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ध्यान से आप लोग चारों ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए कि कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन आपको सही लगेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 17 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? ध्यान से आप लोग चारों ऑप्शन को देखिए और जल्दी से आंसर बताइए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो 17 का सही जवाब कोयला हो जाएगा। कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा क्या? आप लोग जल्दी से बताइए, प्रकाश स्रोत, बिल्कुल सही जवाब। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, खतरे का संकेत किस रंग का होता है? खतरे का संकेत प्रकाश के किस रंग का होता है? तो यह तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है कि खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 20वां नंबर क्वेश्चन, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 वाट कहते हैं। 20 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? देखिए सजातीय ध्रुव कह रहा है, यानी कि एक ही जाति, जैसे कि प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस माइनस हो गया। तो आपको हम बताए थे कि जब प्लस और माइनस रहे तो यह सटता है, लेकिन जब प्लस प्लस रहे या फिर सिर्फ माइनस माइनस रहे तो यह दूर हटता है। तो दूर हटता है उसी को कहते हैं कि प्रतिकर्षण, यानी कि 21 का बी ऑप्शन सही होगा। 21 का बी ऑप्शन। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि विद्युत को हम लोग लाइन देते हैं, यानी कि जब बिजली देते हैं उसके बाद तो वह चलता है, यानी कि यह विद्युत ऊर्जा को सबसे पहले तो उसमें हम विद्युत भेजते हैं, तो यह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। तो 22 का बी ऑप्शन सही होगा। हम समझा करके बता रहे हैं बाबू, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, परीक्षा में आपका हर एक क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का फल आप लोग जरूर ला करके दिखाइएगा, नहीं तो हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ध्यान से अभी पढ़ाई कर लीजिए। अगर अभी आप लोग पढ़ाई कर लेंगे तो 1 महीना के
बाद आप लोग अपने मन से हमें आशीर्वाद देंगे, हमें अपने दिल से दुआ देंगे कि हाँ सर, आपका पढ़ाया हुआ हमें बहुत ज़्यादा काम आया। क्योंकि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अभी आपको तो लग रहा होगा कि सब हल्का फल्का चीज़ है, अभी हम नहीं पढ़ेंगे या फ्री वाला चीज़ है। तो फ्री वाला चीज़ कभी कभी कितना कारगर हो जाता है आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। अब बताइए आप लोग जल्दी से 23 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? 23वां नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग बताइए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो ध्यान रखिएगा मीटर यूनिवर्स, यानी 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो 24 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो 24 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा फैराडे ने। ध्यान रखिएगा 25 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से बराबर है तो वह दर्पण कौन सा है? जल्दी से बताइए। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार अगर दोनों बराबर है तो वह कौन सा दर्पण है? तो वह समतल दर्पण है। 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है? आप लोगों के घरों में मीटर लगा हुआ होगा जिसमें 1 kWh या फिर 2 kWh लिखता है। kWh के अनुसार ही मीटर उठता है। तो जल्दी से बताइए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? 28वां नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, तो 28 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? यह तो ऐसे विज्ञान का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन जब दे दिया है तो इसका सही जवाब 7 होगा। यानी कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है कि तीव्र हो जाती है कि बराबर रहती है? तो ध्यान रखिएगा कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। 30 का ए ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बताइए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑफ द ईयर है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu प्लस O2 से बन रहा है 2CuO। तो आप लोग बताइए कि इसमें किसका ऑक्सीकरण या फिर किसका अवकरण हो रहा है? तो हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी तत्व आकर के ऑक्सीजन से मिलता है तो उस तत्व का ही ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर Cu है, तो कहने का मतलब कि कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि कॉपर का संकेत Cu होता है। तो Cu ऑक्सीजन के साथ जाकर के मिल रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। आप लोग सूत्र जरूर ध्यान रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा? श्वेत, यानी कि सफेद रंग का। 32 का ए ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए, समीकरण CaCO3 से बन रहा है CaO प्लस CO2। तो पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का समीकरण है? तो सबसे पहले यहां पर CaCO3 यानी कि 1 है और 1 से कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। तो हम आपको बताए थे कि जब 1 से 2 बन रहा है, कहने का मतलब कि पहले 1 था लेकिन बिछड़ करके 2 हो गया, तो यहां पर बिछड़ना यानी कि वियोजन हम आपको बताए थे। और जब 2 से 1 हो जाता तो इसका मतलब क्या होता? संयोजन। लेकिन जब 1 से 2 हो रहा है तो वियोजन। 33 का ए ऑप्शन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बताइए, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर, जिसको बोलते हैं कि लहलहाते हुए लोहा पर, यदि हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो 34 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन, Fe3O4। 34 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो यह वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको बताए थे कि हमारे शरीर में जो pH होता है यह 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं।
अगर आज का यह क्लास आप लोग मिस करते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको बताते हैं बहुत ही सोच समझ करके बताते हैं, उस पर हम बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हैं। ऐसे ही हम आपके सामने क्वेश्चन ला करके नहीं रख देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हम भूमिका निभाते हैं उसको एनालिसिस करने में कि यह कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2022 के लिए, 2023 के लिए, या फिर जो कुछ भी ईयर होता है उसके लिए यह कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, इंसुलिन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? 37 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए, इसमें से आयनिक यौगिक कौन है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा CaCl2 आयनिक यौगिक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो 38 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, सोना। सोना होता है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगर सोना ऑक्सीजन से संयोग कर लेता तो सोना का कोई आभूषण नहीं पहनता, क्योंकि जैसे ही आभूषण पहनता तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, वह ऑक्सीजन से संयोग कर लेता। लेकिन गोल्ड यानी सोना का आभूषण इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से संयोग करता ही नहीं है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब आभूषण बनता है तो वह 22 कैरेट का हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध सोना, तो 24 कैरेट, यानी कि 39 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, वायुमंडल में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत है? तो 0.03%, 40 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। ध्यान रखिएगा, H2SO4। अगर आपसे सल्फ्यूरस अम्ल पूछ दिया जाए तो सिर्फ 4 के जगह पर आपको 3 कर देना है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 के जगह पर 3 कर देना है, यह सल्फ्यूरस अम्ल हो जाएगा। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक अम्ल तो 3 के जगह 4 कर देना है। बस यही होता है सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस अम्ल में अंतर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बताइए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले ओजोन का अणुसूत्र आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि O3 होता है। तो अब आप लोग देख लीजिए, यहां पर ऑक्सीजन के एक अणु है और परमाणु की संख्या कितना है? तो 3 है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? जिसको हम लोग क्षैतिज पंक्तियां बोलते हैं। आवर्त को क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्तियां। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है। ध्यान रखिएगा, 44 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या होता है? अन्य नाम आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हाथ पैर टूटता है तो डॉक्टर ऊपर से जो उजले कलर का एक पट्टी लगाता है ना, और उसमें जो पाउडर यूज करता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 45 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, और हम आपको बता चुके हैं कि परमाणु संख्या वाले सारे प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जल्दी से बताइए 46 का सही जवाब क्या होगा? 46 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। अगर 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो देख लीजिए 2 और 6 हो जाएगा, यानी कि 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर सिर्फ आपसे परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 47 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, 1 पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। 47 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा OH। ध्यान रखिएगा, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? देखिए हम आपको समीकरण बताए थे, क्या बताए थे? समीकरण बताए थे, और उसमें हम आपको बताए थे कि जो तीर का निशान होता है उसके बाएं तरफ वाले को क्या कहते हैं और दाहिने तरफ वाले को क्या कहते हैं। हम आपको बताए थे कि जो बाएं तरफ होता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और जब रिएक्शन होने के बाद जो हमको
जो हमारा रिजल्ट आता है यानी कि जो दाहिने तरफ होता है उसे प्रतिफल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाग लेने वाले पदार्थ, तो भाग लेने वाले पदार्थ बाएं तरफ रहेंगे यानी कि उसे अभिकारक बोलेंगे। 49 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह तो बहुत ही ज्यादा आसान है। साधारण नमक यानी कि उसी नमक के बारे में बोला जा रहा है जिसका उपयोग आप लोग प्रतिदिन करते हैं, और डेली जिस नमक को आप लोग खा रहे हैं अगर उसी का रासायनिक सूत्र आपको याद नहीं होगा तो फिर आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। पढ़ाई लिखाई आप लोग छोड़ दीजिए अगर यह नहीं याद है तो। अगर याद है तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। 50 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन NaCl, इसका पूरा नाम सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? मुख्यतः बायोगैस कौन है चारों ऑप्शन में? चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पहले देख लीजिए और बताइए कि इसमें बायोगैस कौन है। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा CH4। 51 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, परमाणु संख्या वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग याद कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि कौन इतना याद करने के लिए जाता है, परमाणु संख्या वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे। 100 क्वेश्चन रहता है उसमें से 85 तो बनाना है, हम लोग छोड़ देंगे परमाणु संख्या वाले क्वेश्चन। अगर ऐसा सोच रहे हैं ना तो हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही लगेगा कि इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और ऐसे करते करते पता चलेगा कि 50 क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन रहा है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोटा बड़ा मत समझिए, सबको बराबर नजरिए से देखिए, तभी आपका जो परीक्षा भी होगा वह बराबर जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, तो 52 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? हम आपको दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में बताए थे। दुर्बल अम्ल कौन है जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन देख करके। तो 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा CH3COOH दुर्बल अम्ल है। 53 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कार्बन अधातु है। यह तो आसान प्रश्न है, 54 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को जाइगोट बोलते हैं। 55 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीनी संरचना क्या कहलाता है जल्दी से बताइए। तो जीनी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप बोलते हैं। 56 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय उपभोक्ता सर्प होता है जिसको सांप बोलते हैं। तो यह मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का तृतीय उपभोक्ता है सांप, ध्यान रखिएगा। 57 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 58 नंबर बताइए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है? यानी कि यदि रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग, ध्यान रखिएगा। 58 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में कौन सी विधि होती है? तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है। अब मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृत कहने का मतलब कि मरा हुआ, और जीवी मतलब क्या होता है? जीव। यानी कि जो कवक होता है वह मरे हुए जीव जंतुओं को शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। स्वपोषी तो अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन जो कवक होता है, जो मृतजीवी पोषी होते हैं, वह मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे जीव को ही हम लोग मृतजीवी बोलते हैं, वैसे पोषण को हम लोग मृतजीवी पोषण बोलते हैं। तो 59 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है? यह तो बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। 60 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली होती है, कहां पर होती है जल्दी से बताइए। तो 61 नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली कहां पर होती है? तो नेफ्रॉन में। 61 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, और निषेचन तो यहां ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है? पपीता है। तो 64 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन बताइए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इसका जवाब बहुत ही ज्यादा आसान है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन इष्ट में होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो
जो मलेरिया वाला मच्छर होता है वह गंदा जल में होता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर नर होते हैं या मादा होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। कभी भी नर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो मादा मच्छर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन बताइए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में पनपते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो डेंगू वाला मच्छर होता है वह साफ जल में भी पनप जाता है, इसलिए 67 का ए ऑप्शन सही होगा। और इसलिए अपने आसपास में न तो गंदा जल जमा होने देना चाहिए और न ही साफ जल। पानी को तो जमा होने मत दीजिए, नहीं तो उससे मच्छर पनपेगा, चाहे डेंगू हो चाहे एनाफिलीज हो। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है कौन से स्फीयर में। कौन से स्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। 68 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है। तो 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 69 का सही जवाब क्या होगा। तो 69 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्पादक। ध्यान रखिएगा 69 का ए ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं। तो उपभोक्ता होते हैं। 69 का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या होता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जवाब आपको बताना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आपको बताना है यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का वाहक भी होता है, ऊर्जा का संग्राहक भी होता है और ऊर्जा का सिक्का भी होता है। यानी 70 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो 71 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 71 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य के प्रकाश से किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की। चलिए अगला नंबर, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कह रहा है यानी कि प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज की। 72 का सी ऑप्शन। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिका में होता है। 73 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। ओजोन परत के अवक्षय कहने का मतलब आप लोग सुनते होंगे हमेशा कि ओजोन परत का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि सूर्य से बहुत ही ज्यादा खतरनाक परावैंगनिक किरणें निकलती है और उस परावैंगनिक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने से कौन रोकता है, ओजोन परत ही रोकता है। लेकिन आप लोग कल्पना करिए कि यह ओजोन परत ही नष्ट हो जाए, यह ओजोन परत का ही ह्रास हो जाए, तो वह परावैंगनिक किरणें सीधे सीधे हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। और जब वह परावैंगनिक किरण जब खतरनाक है और वह पृथ्वी तक आ रही है, तो उसका इफेक्ट हम पर यह पड़ता है कि उससे त्वचा कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है और उत्परिवर्तन होता है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 74 का ध्यान रखिएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिकी गुणों का संदेश डीएनए होता है। ध्यान रखिएगा 75 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, एक नर हार्मोन कौन सा है। तो इसमें नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। ध्यान रखिएगा टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइए, शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहां पर होता है। तो 77 का सही जवाब हो जाएगा वृषण में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो 78 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और वीवीआई क्वेश्चन है, इसको यदि आप लोग नहीं याद करते हैं तो बहुत पछताइएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किस विधि के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा विसरण विधि के द्वारा एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो 79 का सी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आगे भी इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा। जिस तरह का गेस्ट क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहे हैं, सभी विषय का गेस्ट क्वेश्चन हम आपको देंगे। चलिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
लीजिए। और इसी के साथ 80 नंबर क्वेश्चन बताइए जो कि कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होता है। 80 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, विज्ञान के क्वेश्चन में कुल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है विज्ञान के सब्जेक्ट में, और इसमें से 40 का सही जवाब आपको देना होता है। तो अगर आप लोग 80 में 70 से ऊपर सही जवाब दे रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में आप लोग 40 में 40 मार करके आइएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो चलिए, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि 80 में कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दिए हैं। और यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।